नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात सबको। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चर्चा कर रहे हैं बाल विकास में, चाइल्ड साइकोलॉजी में। ठीक है, यहाँ पर है, इसमें है कि यह व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस चैप्टर से हम लोग अभी 50 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर टेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा। और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला में, किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता है, किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक भिन्नता का होना। तीसरा ऑप्शन है सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होना, और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक भिन्नता का होना ही व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा की खोज किसने की, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस जो है उसकी कंसेप्ट का खोज सबसे पहले यानी किसने किया। ऑप्शन पहला देखिए, थॉर्नडाइक ने, टेलर ने, गाल्टन ने या फिर टर्मन ने। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा गाल्टन ने, यानी गाल्टन ने ही सबसे पहले, यानी गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा की खोज की। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया, यानी सबसे पहले इसको समझने का प्रयत्न किसने किया। ऑप्शन पहला है जेम्स ड्रेवर ने, दूसरा स्किनर ने, तीसरा टॉयलर ने और चौथा ऑप्शन है गाल्टन ने। तो इस प्रश्न का आंसर भी यहाँ गाल्टन होगा, यानी गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने का सबसे पहले प्रयत्न किया था। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र हो सकते हैं, यानी एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। पहला है रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या उपरोक्त में से सभी। तो एकदम आसान प्रश्न है और इसका आंसर ऑल होगा, यानी उपरोक्त में से सभी, यानी रुचि, सीखना और चरित्र ये सभी व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि जब हम कोई अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा है तो उस समय सबसे पहले उसको क्या ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है विषय वस्तु को, विद्यार्थियों की आयु को, व्यक्तिगत भिन्नता को या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि को। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कोई भी अध्यापक को शिक्षण कार्य करते समय व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बालक की भिन्नताएं उद्दीपन का परिणाम है, यह किसने कहा है, यानी बालक में जो भिन्नता पाई जाती है उसके उद्दीपनों का परिणाम है। पहला ऑप्शन दिया है थॉर्नडाइक ने, दूसरा गिलफोर्ड ने, तीसरा जर्सील्ड ने और चौथा गैरिसन ने। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गैरिसन ने कहा था कि बालक की भिन्नताएं उद्दीपनों के परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि गीता हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। गीता कोई लड़की है जो कोई पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि सीता उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यानी गीता की तुलना में सीता जो है सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास, खाली स्थान दिया हुआ है, सिद्धांत को दर्शाता है, यानी कि कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है। पहला है व्यक्तिगत भिन्नता, दूसरा अंतर संबंध, तीसरा निरंतरता और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण ही गीता कोई पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि सीता उसको लेट से सीखती है, देर से सीखती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है, यानी दिया गया ऑप्शन में से कौन है जो व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है। पहला है व्यक्तित्व में भिन्नता, दूसरा है अभिवृत्ति में भिन्नता और तीसरा है ऊंचाई में भिन्नता और चौथा है उपलब्धि में भिन्नता। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा ऊंचाई में भिन्नता, यानी हाइट में जो डिफरेंस है वह व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार है। चलिए अभी पूछा गया है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार इसमें से कौन है। पहला है रुचि, दूसरा है अधिगम, तीसरा है सामाजिक विकास में भिन्नता और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी रुचि में भिन्नता भी व्यक्तिगत भिन्नता है, अधिगम में भी भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता है, सामाजिक विकास में भी, और तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता
के कारक सदैव ही होते हैं, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के जो कारक हैं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के जो फैक्टर हैं सदैव होते हैं। क्या होते हैं? वंशागत होते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत और पर्यावरण एवं वंशगत। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैव जो होते हैं संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है क्या कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। एकदम क्लियर स्पष्ट है, सही है कि शिक्षार्थी विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। अतः एक शिक्षक को, ठीक है, क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। और तीसरा है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। और चौथा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराने चाहिए। यानी व्यक्तिगत भिन्नता जब प्रदर्शित करते हैं हर विद्यार्थी, तो एक क्लासरूम में एक शिक्षक को सीखने की विविध अनुभवों को वहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि सभी वर्ग के सभी बच्चे को सीखने में आसानी हो। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से स्थान, खाली स्थान दिया हुआ है, में भिन्न होते हैं। यानी किस पर भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं, या विकास क्रम में भिन्न होते हैं, या विकास की सामान्य क्षमता में, या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर यानी विकास की दर में जो होगा व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कहता है कि गौतम खिलौने को तोड़ता है। गौतम कोई लड़का है जो खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। यानी तोड़ता है खिलौने के और कौन कौन से पुर्जा से मिलकर बना है उसको देखने के लिए उसको अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। दूसरा, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है उसे समझाएंगे कि खिलौना को तोड़ना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट है कि गौतम को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा यानी दूसरा, यानी उसके जिज्ञासु, यानी गौतम जो है पुर्जा यानी खिलौने को तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने का प्रयास करता है, तो यह वो जिज्ञासु है। यानी उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, यानी सही गाइडलाइन देंगे ताकि वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर दूसरा होगा। अगला प्रश्न कहता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग, रूप, रुचि, अभिरुचि आदि में भिन्न हो तो क्या कहा जाता है? एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। क्या कहा जाएगा? पहला है अधिगम अक्षमता, तो एकदम नहीं कहा जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जा सकता है। नेक्स्ट है विकृत व्यक्तित्व, ये भी नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अर्थात इस प्रश्न का आंसर जो होगा दूसरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है? यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को जानने के लिए यहाँ पर दिया गया कौन है जो विधि उसका नहीं है? पहला है बुद्धि परीक्षण, दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि, तीसरा है व्यक्तिगत परीक्षण और चौथा है अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन विधि, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अंतःदर्शन विधि। यानी व्यक्तिगत भिन्नता को जानने की अंतःदर्शन विधि जो है वो नहीं है। बाकी बुद्धि परीक्षण विधि भी है, व्यक्ति इतिहास विधि भी है, व्यक्तिगत परीक्षण विधि भी है। अगला प्रश्न चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि क्या है? पहला है डाल्टन प्रणाली, दूसरा प्रोजेक्ट प्रणाली, तीसरा मॉन्टेसरी प्रणाली और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि प्रोजेक्ट प्रणाली, यानी आंसर ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित विधि नहीं है ना? अब पूछा गया है कि कौन सा जो विधि है जो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित विधि नहीं है। पहला है डेक्रोली, दूसरा है बिनेटिका विधि, तीसरा है किंडरगार्टन विधि और चौथा है व्याख्यान विधि। तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित विधि यहाँ व्याख्यान विधि नहीं होगा, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। यानी किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? ठीक है। पहला रूसो, दूसरा फ्रोबेल, तीसरा पेस्टालोजी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो होगा यानी फ्रोबेल है। फ्रोबेल जो है वह किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं। थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं किंडरगार्टन प्रणाली के बारे में। यानी इस प्रणाली के जन्मदाता फ्रोबेल हैं। ठीक है।
किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का बगीचा, यानी किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। फ्रोबेल शिक्षक को माली, याद रखेंगे, फ्रोबेल जो है शिक्षक को माली तथा बच्चे को पौधा मानता है। उनका कहना है कि बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली के देखरेख में पनपता है, ठीक है, पनपता है। उसके अनुसार यानी इस प्रणाली में बालक को पुस्तकों में नहीं लादा जा सकता है, यानी फ्रोबेल का मानना है कि बालक को पुस्तक में नहीं लादा जा सकता है, बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से हंसने, खेलने, बोलने, घूमने दिया जाता है, ठीक है। इस प्रणाली में बालक खेल खेल में सब कुछ सीख लेता है। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये अगला प्रश्न। प्रश्न अगला कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिनेटिका प्रणाली के जन्मदाता हैं, यानी बिनेटिका प्रणाली के जन्मदाता कौन है। पहला ऑप्शन है कार्लटन वार्सवर्न ने, है ना, ओविड डेक्रोली, W.A. वर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा कार्लटन वार्सन। थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं बिनेटिका प्रणाली के बारे में, ठीक है। तो इस प्रणाली के जन्मदाता हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर कार्लटन वार्सन हैं। इस योजना में भी बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, यानी बालक को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। छात्र एक इकाई का सफलतापूर्वक अध्ययन करने के बाद ही दूसरे इकाई का अध्ययन करता है, ठीक है। छात्र अपने ज्ञान का परीक्षा स्वयं करता है, यानी अध्यापक सिर्फ मार्ग प्रदर्शक बना होता है। इस योजना में कोई बालक अनुत्तीर्ण नहीं होता, याद रखेंगे, इस योजना में यानी बिनेटिका प्रणाली में कोई भी बालक अनुत्तीर्ण नहीं होता तथा प्रत्येक विषय में बालक को अलग से ग्रेड दिया जाता है, ठीक है, अलग से ग्रेड दिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से यानी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जो होते हैं, है ना, उसमें कौन सा मनोवैज्ञानिक ने है जो व्यक्तिगत विभिन्नता की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सबसे महत्व दिया है, यानी सबसे अधिक महत्व दिया है। पहला है वाटसन ने, दूसरा गाल्टन ने, तीसरा बीने ने और चौथा बुंट ने। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गाल्टन ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व हैं, यानी मानव जाति में कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण का अंतर, दूसरा आनुवंशिकता का अंतर, तीसरा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक ने यानी मनोविज्ञान ने छात्र की क्षमताओं एवं भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योगदान दिया है, ठीक है। कहता है क्या कि मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं एवं भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योगदान दिया है। उपयुक्त मत निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो पहला डेविस का, दूसरा वाटसन का, तीसरा स्टालर का और चौथा स्किनर का। इस प्रश्न का आंसर होगा डेविस का, ठीक है, डेविस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है, ठीक है, यानी आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। पहला है जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा जनसंख्या, चौथा लिंग भेद। एकदम क्लियर है, यहाँ इसका आंसर जनसंख्या होगा, यानी यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता जाति के आधार पर भी होती है, वातावरण के आधार पर होती है, लिंग भेद के आधार पर होती है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि बालकों में प्रायः शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। एकदम सही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, यानी बालकों में प्रायः शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में भिन्नता जो पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। पहला है रुचि एवं निर्देशन, दूसरा है संवेगात्मक समस्याओं एवं आलस्य, तीसरा है बौद्धिक योग्यताएं, पूर्व अनुभव एवं प्रेरणा और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी बालकों में जो प्रायः शैक्षिक उपलब्धि के संबंध में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है उसमें रुचि एवं निर्देशन भी इसका कारण हो सकता है, संवेगात्मक समस्याएं एवं आलस्य भी होता है, बौद्धिक योग्यता एवं पूर्व अनुभव एवं प्रेरणा भी
होता है, यानी उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न कहता है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ठीक है, यानी एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। ऑप्शन पहला है आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर और गृह कार्य के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा नहीं, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है, यानी सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, अपने वेतन का ज्ञान, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान, उपरोक्त सभी का ज्ञान। ठीक है, उपरोक्त सभी का ज्ञान। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा पहला, यानी सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। अगला प्रश्न है कि किसी बालक की आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है। क्या है, यानी कोई भी बालक है उसकी आयु में वृद्धि के साथ साथ उसमें उत्पन्न होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है संवेगात्मक विकास और चौथा ये सभी। तो यहाँ पर इसका आंसर उपरोक्त में से सभी होगा, यानी शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास भी है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत भेद को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है। ठीक है, यानी अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत भेद को किसके द्वारा सबसे अधिक माने सबसे उपयुक्त ढंग से वो माप सकता है। पहला है विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, दूसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, तीसरा है विद्यालय के परीक्षाओं के परिणाम को देखकर या विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा, यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा अध्यापक बालकों के व्यक्तिगत भेद को सबसे अधिक अच्छा तरह से यानी उपयुक्त तरीका से वो माप सकता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है, यानी मानव के स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। पहला है अंतरसर्गारी ग्रंथियों का, शरीर रसायन का, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का और इनमें से सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो होगा इनमें से सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है, क्या नहीं आता है, स्वभावगत भेद, रुचि संबंधी भेद, आंतरिक भेद या शारीरिक संरचना संबंधी भेद। तो मानव मानसिक विभेद के अंतर्गत यहाँ जो होता है शारीरिक संरचना संबंधी भेद नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है। क्या कहलाती है, यानी शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य में जो भिन्नता दिखलाई देती है वह कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यक्तित्व, दूसरा सामाजिक भिन्नता, तीसरा आंतरिक भिन्नता और चौथा बाह्य भिन्नता। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बाह्य भिन्नता, यानी बाह्य भिन्नता के आधार पर व्यक्ति जो होता है अलग अलग दिखाई देता है शारीरिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बाह्य रूप में दो व्यक्ति एक समान हैं, यानी बाह्य रूप में देखने से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी भिन्न व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। क्या कहलाती है, पहला व्यक्तित्व, दूसरा आंतरिक भिन्नता, तीसरा बाह्य भिन्नता और चौथा सामाजिक भिन्नता। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आंतरिक भिन्नता। अगला प्रश्न चलते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। एकदम सही है कि प्रत्येक विद्यार्थी एकदम यूनिक होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि पहला, विद्यार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। नेक्स्ट है, एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। चौथा ऑप्शन है, कोई भी दो विद्यार्थी यानी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, यानी सब क्या होता है, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में एक विशिष्ट होते हैं। इसका आंसर होगा चौथा, यानी कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है क्या कि मॉन्टेसरी प्रणाली
का विकास मंदबुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, खाली स्थान दिया हुआ है, को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यानी मोंटेसरी प्रणाली का जो विकास है मंदबुद्धि बालक के लिए या सुविधाविहीन बालकों के लिए, ठीक है, सुविधाविहीन बालकों के लिए किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया गया था, खाली स्थान दिया है। पहला ऑप्शन दिया है शिक्षा के साधनों के अभाव, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता, और तीसरा ऑप्शन है भेदभाव को समाप्त करने की इच्छा, और चौथा ऑप्शन है शिक्षा को व्यवसाय का रूप देना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा व्यक्तिगत भिन्नता। यानी मोंटेसरी प्रणाली का जो विकास हुआ था मंदबुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, यानी स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भेदों के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, यह किसके लिए कहा गया है? पहला ऑप्शन है प्रधानाचार्य के लिए, दूसरा है आचार्य के लिए, तीसरा है नेता के लिए, और चौथा है प्रशासक के लिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आचार्य के लिए। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं। साधारणतः जो होता है जनरली जो होते हैं बालक जो होते हैं गणित और विज्ञान में आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर लेख में अच्छे होते हैं। क्यों? ऐसा क्या कारण है? पहला है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, दूसरा है रुचि के कारण, तीसरा है संवेग के कारण, और चौथा है चिंतन के कारण। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण जो होते हैं बालक गणित और विज्ञान में खासकर आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में आगे होती है। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौन सा कारण है? यानी विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कौन सा कारण है? पहला है जैविक कारण, दूसरा है वैज्ञानिक कारण, तीसरा है शैक्षिक कारण, और चौथा है सामाजिक कारण। इसका सही आंसर शैक्षिक कारण है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां। पहला प्रोजेक्ट प्रणाली, इंपॉर्टेंट है। इस पद्धति का जन्म अमेरिका में हुआ। इस पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक थे। यानी इस जो प्रोजेक्ट प्रणाली है इसका जन्म जो हुआ अमेरिका में हुआ, और इसके जन्मदाता है किलपैट्रिक। इस प्रणाली में छात्र अपनी रुचि से योजना का चयन करते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़िया का घर बनाना, नाटक खेलना, बागवानी करना, जानवरों को पालना आदि। यह विधि करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है। यानी यह जो विधि है प्रोजेक्ट प्रणाली जो है यह करके सीखो सिद्धांत पर बल देती है। प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। यानी प्रोजेक्ट जो होता है पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है। याद रखिएगा, किलपैट्रिक के अनुसार योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। यानी किलपैट्रिक महोदय का मानना है कि योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। आगे हम लोग देखते हैं डाल्टन प्रणाली। दूसरा डाल्टन प्रणाली, इस प्रणाली को मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने प्रतिपादित किया था। यानी डाल्टन प्रणाली को मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने प्रतिपादित किया था। इस प्रणाली में छात्र को अपनी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। उसे समय में यानी समय के बंधन में नहीं बांधा जाता। यानी बच्चों को समय के बंधन में नहीं बांधा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विद्यार्थी चाहे सारे दिन एक ही विषय पढ़ सकता है। इसमें प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है। यानी प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषता कार्य का ठेका है। यानी कार्य का ठेका है जिसे छात्र को निश्चित अवधि में पूरा करना होता है। यानी वर्ष भर के कार्य को वह महीनों में, सप्ताहों में या दिनों में बांट सकता है। याद रखेंगे डाल्टन प्रणाली, यानी वर्ष भर के कार्य को महीना में, सप्ताह में या दिनों में भी वो बांट सकता है। इस प्रणाली में अध्यापक मात्र एक पथ प्रदर्शक का रूप में कार्य करता है। यानी पथ प्रदर्शक के रूप में वह कार्य करता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं डेक्रोली प्रणाली। डेक्रोली प्रणाली के जन्मदाता जो हैं, डेक्रोली प्रणाली के जन्मदाता हैं डॉक्टर ओविड डेक्रोली।
जो बेल्जियम के प्रोफेसर थे, यानी ओविड डक्रोली जो थे वो बेल्जियम के प्रोफेसर थे, उसके अनुसार बालक को शिक्षा उसके जीवन से ही मिलनी चाहिए, यानी बालक को शिक्षा जीवन से ही मिलनी चाहिए। इस विधि में बालक का विभाजन, यानी बालकों का विभाजन उनकी रुचि, क्षमता एवं स्तर के अनुसार कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उन्हें उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाता है। डेक्रोली प्रणाली में स्कूल का वातावरण प्राकृतिक होता है, यानी डेक्रोली प्रणाली में जो होता है स्कूल का वातावरण प्राकृतिक होता है, जहां बालकों को उदार शिक्षा दी जाती है। लड़के लड़कियां एक साथ, यानी लड़के एवं लड़कियां, गर्ल्स एवं बॉयज को एक साथ शिक्षा दी जाती है तथा इसकी संख्या भी निर्धारित की गई जो इम्पोर्टेंट है 20-25 होती है। यानी डेक्रोली प्रणाली में जो लड़के लड़की एक साथ बैठ के उनको एक साथ शिक्षा दिया जाता है, जिसमें उनकी संख्या 20-25 होती है। इस प्रणाली में माता पिता का भी सहयोग लिया जाता है तथा बालक में सामूहिक भावना का विकास किया जाता है। ठीक है, सामूहिक भावना का विकास किया जाता है। ह्यूज एवं ह्यूज के अनुसार डेक्रोली विधि बालक को मूर्त एवं अमूर्त कार्यों को करने का अवसर प्रदान कर आत्म प्रकाशन को प्रोत्साहित करती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यह विधि जीवन के लिए जीवन द्वारा सिद्धांत पर आधारित है। फिर से बोल रहे हैं कि यह जो विधि है जीवन के लिए जीवन द्वारा सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मोंटेसरी प्रणाली, है ना। मोंटेसरी का प्रणाली याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों को शिक्षित करने की यह सबसे लोकप्रिय विधि है, यानी मोंटेसरी प्रणाली जो है छोटे बच्चों को शिक्षित करने की सबसे लोकप्रिय विधि है। इस प्रणाली की जन्मदाता, यानी मोंटेसरी प्रणाली के जन्मदाता हैं डॉक्टर मारिया मोंटेसरी हैं। यह विधि मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है, यानी जो मंद बुद्धि के बालक हैं उसके लिए यह विधि मोंटेसरी विधि बहुत उपयोगी है। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, यानी जो मोंटेसरी प्रणाली है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन, आत्मनिर्भरता, व्यवहारिक शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा, खेल, कामेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा आदि इस प्रणाली के आधार हैं। दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद, घ्राण शक्तियाँ तथा घरेलू उपकरणों के द्वारा यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखें इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक समूह के व्यक्तियों में समूहों की औसत से मानसिक अथवा शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? पहला है ल्यूना टाइलर, दूसरा ड्रेवर से, रॉबर्ट गैने से या स्किनर से। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ ड्रेवर से, यानी ड्रेवर ने कहा कि एक समूह के व्यक्तियों में समूहों की औसत से मानसिक अथवा शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। अगला प्रश्न फिर कहता है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन पहला, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, और तीसरा ऑप्शन है यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, और लास्ट ऑप्शन है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो इस प्रश्न का भी यहाँ आंसर होगा पहला, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप खाली ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्या करना है? पहला है उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, दूसरा ऑप्शन है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, तीसरा ऑप्शन है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह की उसे अनुप्रेरित करेंगे, यानी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, और चौथा ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा यानी तीसरा, यानी वह जैसे अधिक प्रगति कर सके, शिक्षक को उसे और प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में
व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। दूसरा ऑप्शन है इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों के विकास दर भिन्न होते हैं और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर कर सीखते हैं। ठीक है, यानी विद्यार्थी जो है ग्रुप में ही बेहतर सीखते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है। एकदम सही है। ठीक है, बच्चों के विकास दर जो होता है भिन्न होती है, अलग अलग होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं और उनके सीखने का भी तरीका अलग अलग होता है। ऑप्शन इसका तीसरा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, पहला ऑप्शन है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। तीसरा है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। और चौथा ऑप्शन है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा चौथा, यानी यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी कक्षा में उनका मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्लास टीचर यानी जो भी क्लास ले रहे हैं उस शिक्षक को करना चाहिए कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ों को वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। दूसरा है बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता संभव है किंतु संवेग के आधार पर नहीं। और नेक्स्ट है समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता संभव है। उपरोक्त कथनों में से यानी उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला है केवल दो, है ना, यानी 1 और 2, यानी केवल, है ना, 1 और 2। तीसरा ऑप्शन है 1 and 3 और चौथा इनमें से सभी, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर 1 और 3, यानी समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। सही है। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि बुद्धि के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता तो संभव है किंतु संवेग के आधार पर नहीं। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ संवेग के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ठीक है, तीसरा है समुदाय के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता संभव है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा पहला और तीसरा। ठीक है, पहला और तीसरा यानी थर्ड यहाँ जो ऑप्शन है वही सही है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ठीक है, पहला है व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, और चौथा है ऑप्शन कि यह समझने के लिए कि क्यों विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता मैंने विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता पूरा करना चाहिए? ऑप्शन चौथा है होगा, यानी यह समझने के लिए कि क्यों कोई शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस आधार पर किया जाना चाहिए? ठीक है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में बालकों का शिक्षण किस आधार पर किया जाना चाहिए? पहला, खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए, यानी खेल विधि के आधार पर बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए। उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए, यानी अक्षर का ज्ञान और गणना संबंधी जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दिया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है लिखने या सिखाने से पूर्व बच्चों से चित्र बनवाए जाना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन इसका है पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑल होगा, यानी उपरोक्त में से सभी, ये सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, यानी चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट कहता है एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, यानी कोई
शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों यानी अपने समूह में अन्य बालकों से अलग करना चाहिए, है ना, अलग करना चाहिए। फिर है तीसरा ऑप्शन है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ठीक है। और चौथा है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए, तो होगा ही नहीं, ठीक है। यानी एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, तो उसके लिए जो है उसको विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। यानी कक्षा में शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपकी कक्षा के कुछ छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं, या भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, यानी भिन्न भिन्न छात्र में व्यक्तिगत गुण जो होते हैं अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। सही आंसर यही है। नेक्स्ट प्रश्न है आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करने पर पाते हैं कि कुछ छात्र आयु के पहले परिपक्व हो चुके हैं, यानी आयु के पहले ही मैच्योर हो चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की आयु में हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है, यानी उम्र को प्राप्त किए हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं है, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है? पहला है कक्षा में बैठने का क्रम, ये तो नहीं होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय आने व जाने के लिए भिन्न साधन, ये भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका सही आंसर दूसरा है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला प्रश्न है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ठीक है। पहला है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। दूसरा है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सिखाने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, ठीक है। और चौथा है कि धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कि यहाँ विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक यानी एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो इसका सही आंसर है दूसरा, यानी सेकंड, यानी बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, इसका सही आंसर है। लास्ट प्रश्न है, कहता है कि आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, यानी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है, यानी उसकी मानसिक उपलब्धि जो है अधिक है, ठीक है। तो उसका इस व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है उसकी विशिष्ट शारीरिक विकास, उसकी विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, उसका विशिष्ट संवेगात्मक विकास या उसका विशिष्ट सामाजिक विकास। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, इसका सही आंसर है। यानी कक्षा में एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है और वह कम उम्र में ही यानी 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। तो इसका मतलब है कि उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास अच्छा है, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। ओके, बाय।